नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जनरल साइंस का पार्ट नंबर 7 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत ग्रंथि। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, यकृत का कार्य विभिन्न केमिकल पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना तथा प्रोटीन को संश्लेषित करना है तथा यह पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक भी बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपको बताना है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिलैक्सिन हार्मोन का। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेरिब्रम के द्वारा। दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मानव शरीर की विभिन्न कार्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपको बताना है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेरिबेलम में। दोस्तों, सेरिबेलम यह मस्तिष्क में ऊपर का सबसे बड़ा भाग है, जो कि प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेरिबेलम। शरीर का तापक्रम सेरिबेलम में नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कूटपाद में। दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमीबा एक सरल प्रकार का एक प्रोटोजोआ है, जिसकी प्रजातियां नदियां व तालाबों में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कूटपाद। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा लार में टाइलेंट एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टाइलेंट। टाइलेंट वह एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ भी गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको बताना है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊष्माक्षेपी। दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14। दोस्तों, 14 सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सोडियम हाइड्रोक्स का पीएच मान होता है 14, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो आपको बताना है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7। दोस्तों, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान इसमें पूछा गया है, तो वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 होता है। दोस्तों, अगर 7 से ऊपर होगा तो वह होगा क्षारीय तथा 7 से
नीचे की ओर उदासीन विलयन का मान होगा तो वह होगा अम्लीय। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। दांतों का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का। दोस्तों दांत का जो मसूड़ा होता है वो वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आपको याद रखना है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों आपको याद रखना है ये रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इमली में कौन सा रासायनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टार्टरिक अम्ल। दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको ध्यान भी रखना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ भी गए होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, दानेदार जस्ता व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो आपको बताना है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन गैस। दोस्तों दानेदार जस्ता व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का जो हम प्रदर्शित करते हैं उसको करते हैं H2 से, तथा इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। आपको याद रखना है इस प्रश्न को। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको बताना है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आपको याद रखना है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो आपको बताना है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज निकलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसृत प्रकाश पुंज। आपको याद रखना है संसृत प्रकाश पुंज टॉर्च से निकलता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताना है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो आपको बताना है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। दोस्तों नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होती है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। आपसे पूछा गया है किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आपको बताना है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। आँख की पुतली द्वारक की भांति कार्य करती है, यह भी आपको याद रखना है, जिसके साइज को परितारिका के द्वारा बदला जा सकता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पैलेड ने। दोस्तों, राइबोसोम की खोज की थी पैलेड ने। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थे जनरल साइंस के टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।